अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ गुजरांवाला में हम लुकमान उर्फ हलाकू भट्ट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में क्राइम बीट ने हलाकू भट्ट पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और ख़ुद हलाकू भट्ट ने पुलिस मुकाबले में मरने से पहले मीडिया पर जो बयान दिया था, जिसमें उसने अपने और अपने दुश्मनों के बारे में बताया था, वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 80 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुजरांवाला के इलाके फतोमंड में मौजूद हैं, जहां से हलाकू गैंग की इब्तदा हुई। ये थ्रेट करके लोगों से पैसे लेते थे। ये हो तो बुरी मुल्क था। हाँ, इसने काफ़ी सारे लोगों को मर्डर करवाया। एक बंदा मलेशिया में आउट ऑफ सिटी बैठा, यहाँ पर उसे चला रहा था। डीएसपी साहब इस मुतल्लिका केस को बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा ना, टीम को बनाना है और बाहर लेके जाना, इंटरपोल से राब्ते। बहुत ही अच्छा किरदार पुलिस वालों ने अदा किया है। 10 साल तक लुकमान हलाकू को करोड़ों रुपए भत्ता देते रहे, उससे गोलियां भी खाते रहे। वो लोग जिन्होंने लुकमान हलाकू से इनकी जान छुड़वाई, इस बार हलाकू की जगह चंगेज आएगा। जी, हम इस वक्त गुजरांवाला के इलाके फतोमंड में मौजूद हैं, जहां से हलाकू गैंग की इब्तदा हुई और आप देख रहे हैं क्राइम बीट। मैं हूं मोहम्मद तौकीर नासिर। हलाकू गैंग की दास्तान एक होशरुबा दास्तान है। ये गैंग नन्नू गोराया और छोटू गैंग से भी ज्यादा खतरनाक था। लुकमान भट्ट ने अपने भाई नुमान भट्ट के साथ मिलकर 2010 में ये गैंग बनाया। लुकमान भट्ट गुजरांवाला के मोहल्ले फतोमंड का रहायशी था। गुजरांवाला के मुख्तलिफ थानों में लुकमान भट्ट के खिलाफ 28 पर्चे दर्ज हो चुके थे, लेकिन पूरे शहर में कोई भी शख्स हलाकू के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था। बहरहाल पुलिस ने 2012 में इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, लेकिन लुकमान भट्ट को पता चल गया और ये मुल्क से भागकर दुबई में पनाह गज़ी हो गया, लेकिन इसका गैंग चलता रहा। लुकमान हलाकू के नुमाइंदे भत्ते की रकम जमा करके उसे दुबई भिजवा देते थे। ताजर अगर इनकार करते तो हलाकू पहले उन्हें फोन करता और फिर गोली का निशाना बना देता था। लुकमान हलाकू का केस डीएसपी इमरान अब्बास के हवाले किया गया। उन्होंने हलाकू की ट्रैवल हिस्ट्री और रकम की मुंतकिली का रिकॉर्ड निकालकर इंटरपोल के हवाले कर दिया और इंटरपोल ने रेड वारंट जारी कर दिया। मेरे साथ डीएसपी इमरान अब्बास साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस पर इंतहाई अनथक मेहनत की और जो मुजरम थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये इस केस के मतलब क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? देखिए, ये मुख्तलिफ गैंग्स स्पेशली इस पंजाब में ऑपरेट करती रही है मुख्तलिफ औकात में। अभी 5-6 साल पहले इस तरह के काफ़ी सारे गैंग एक्टिव थे, जिनमें ये लुकमान और हलाकू गैंग था। ये हो तो बुरी मुल्क था ये, लेकिन यहाँ इसने काफ़ी सारे लोगों को मर्डर करवाया। बिजनेसमैन और टीचर, उनको फायर मरवाया और उनसे भत्ता वगैरह वसूल करता रहा। उसके अलावा इसने इस तरह गैंग स्टैब्लिश की हुई थी, यहाँ हाउस रॉबरी करवाता था, यानी कि जो पूरे पोश एरिया में डे टाइम लोगों को घरों में एंटर होकर वारदातें करवाता था। तो वो काफ़ी सारे जो गैंग मेंबर्स थे, फिर वारदातें करने के बाद बैरून मुल्क चले जाते थे। काफ़ी सारे हम बैरून मुल्क से मुलजमान को पकड़ के इधर लाए और अदालत में पेश किया।
तकरीबन ये गैंग तकरीबन 15 से 16 अफराद इन तक मुश्तमिल थी, जिनमें से 6-7 अफराद जो है वो अपने तला तक पहुँच चुके हैं, कुछ जेलों में हैं और कुछ बाकी जो है वो अपना ट्रायल भुगत रहे हैं, उनके अपने इंसाफ की अदालत का सामना कर रहे हैं। लेकिन असल इनका जो असल थ्रेट था वो ये था कि ये थ्रेट करके लोगों से पैसे लेते थे, स्पेशली बिजनेसमैन और जो बाकी वाक ऑफ लाइफ लोग थे उनको थ्रेट करके उनसे पैसे लेते। अगर पैसे नहीं देता तो उसके घर पे जो उसको फायरिंग करवा देते। कम से कम दर्जनों लोग इसने कत्ल भी करवाए हैं और दर्जनों लोग जो है वो जख्मी हैं, जो अभी भी बेड पे पड़े हैं, जिनका इलाज बहुत जा रहा है। उसके बाद ये बुरे मुल्क था, हमारे पास एक टूल वाहद एक इंटरपोल होता है जिसके ज़रिए हम बुरे मुल्क से मुलजमान को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें कानून की अदालत के सामने पेश करते हैं। उसके बाद हमने प्रोसेस किया, बड़ी कोशिश की। ये चूँकि वहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम था मलेशिया और इंडोनेशिया में, मुख्तलिफ एरिया में ये घूमता रहता था। तो इंटरपोल की थैंक्स टू इंटरपोल की उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद की। और जो यहाँ खौफ था, जो जहाँ एक थ्रेट इसका अवेल कर रहा था, उसको किल करने के लिए हमने कोशिश की और हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और उसे हमने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ये अपने कैफ़े अदालत को पहुँच गया। लेकिन ख़ास बात ये है कि जो ख़ास बिजनेस कम्यूनिटी है, जो शहर के लोग हैं, जो इससे विक्टिम हैं, वो इससे इतने खौफ थे कि इसके एंड तक वो इससे डरते रहे। लेकिन अब इसके ख़त्म होने से वो सुकून में आ गए हैं, उन्हें रिलीफ मिल गया है, वो उन्हें इंसाफ मिल गया है। जो उनके साथ जुल्म हुआ था वो पुलिस ने और बाकी इदारों ने मिलकर उनको हौसला दे दिया है, उनको इंसाफ फराहम कर दिया है। लुकमान हलाकू चालाक था। ये दुबई से मलेशिया भाग गया, मलेशिया से थाईलैंड और फिर वहां से इंडोनेशिया चला गया। ये मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता था, इंटरनेट कॉल्स करता था और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के नेटवर्क इस्तेमाल करता था। जब पुलिस ने लुकमान भट्ट के गिर्द घेरा तंग किया तो हलाकू की एक ऑडियो मंजरे आम पर आई, जिसमें वाज़ेह सुना जा सकता है कि लुकमान भट्ट डीएसपी इमरान अब्बास चद्दड़ को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਲਾਨੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਅब्बास ਚੱਦਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀਆਈਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਹਿਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ मैं नहीं छोड़। पुलिस को 6 माह की इंतहाई कोशिश के बाद एक टिप मिली कि लुकमान हलाकू थाईलैंड में मौजूद है। तो पुलिस ने थाईलैंड में 3 माह हलाकू का पीछा किया, लेकिन लुकमान को इसकी भिनक पड़ गई और ये फिर से गायब हो गया और यूं पुलिस का मिशन फिर से नाकाम हो गया। लेकिन फिर भी पुलिस ने हिम्मत ना हारी। आरपीओ गुजरांवाला तारिक अब्बास कुरैशी ने एक बार फिर पंजाब पुलिस को हलाकू की तलाश में मलेशिया भिजवा दिया। नुमान हलाकू इस दौरान मलेशिया से इंडोनेशिया चला गया। उसने वहाँ शादी कर ली। आप उसकी चालाकी देखें। बहरहाल पंजाब पुलिस किस तरह उस तक पहुंची, उसे किस तरह गिरफ्तार किया और वहां की अदालत को किस तरह यकीन दिलाया कि ये इंडोनेशियन नहीं पाकिस्तानी है। ये दास्तां किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। किस्सा मुख्तसर, पंजाब पुलिस 25 जनवरी को असलहा बरामद करने हलाकू को डस्का रोड ले गई। रास्ते में इसे इसके दुश्मन मास्टर एजाज रसूल ने गोली मारकर हलाक कर दिया। यूं लुकमान भट्ट उर्फ हलाकू गैंग दोनों खत्म हो गए और गुजरांवाला के लोगों ने शुक्र अदा किया। जी, मेरे साथ इस वक्त राना उस्मान इजाज साहब मौजूद हैं। आप सबको पता है कि राना उस्मान इजाज साहब जो हैं वो क्राइम बीट के हेड हैं। तो राना साहब, मुझे ये बताइएगा पहले कि ये जो इतना संगीन ये केस था, ये बहुत संगीन मामला था हलाकू गैंग वाला, तो आपको ये किसने रिपोर्ट की थी? सबसे पहले तो अपने रिपोर्टर का बताइए कि आपको ये किसने बताया था कि इस मामले पर क्राइम बीट जो है वो रोशनी डाले। जी, गुजरांवाला से ना मुझे फ़ोन आया यासीन मुगल साहब का। तो हमारे वो रिपोर्टर हैं और यहाँ पर लीड कर रहे हैं क्राइम बीट को गुजरांवाला में। तो उन्होंने मुझे बताया जब, तो मैं बड़ा शौक हुआ और मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैंने जब फैक्ट्स एंड फिगर सारे देखे तो मैंने बिला ताख़ीर आला हुकाम से रब्ता किया। उनमें आरपी और डीएसपी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सा टाइम लेना चाहा और डीएसपी इमरान साहब का पर्सनली बहुत ज़्यादा क्राइम बीट की टीम थैंक्स कहती है कि उन्होंने हमें वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ दिया और हमारे नाज़रीन के लिए यही कि ये इतना ख़तरनाक गैंग था कि एक बंदा मलेशिया में आउट ऑफ सिटी बैठा, यहाँ पर उसे चला रहा था और जुर्म की सारी वारदातें यहाँ पर हो रही थी। राना साहब, मुझे ये बताएं कि आरपीओ गुजरांवाला जो है वो तारिक कुरैशी साहब, आपने उनसे भी बात की थी, आपकी उनसे बात हुई थी कोई?
जी जी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने डीएसपी साहब को रेफ़र किया, क्योंकि डीएसपी साहब इस मुतल्लिका केस को बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा ना, उनके ऊपर हाई कोर्ट में रिट वगैरह भी हुई हैं, तो सारा मामला तो वही देख रहे थे। टीम को बनाना है और बाहर लेके जाना, इंटरपोल से राब्ते सारे, तो ये सारे मामला तो उन्होंने बिल्कुल देखे थे और मेरी उनसे गुफ्त शनीद हो रही थी। उन्होंने आज टाइम तो चूँकि आप एक अच्छे सहाफ़ी हैं, तो एक सहाफ़ी की नज़र से आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस का इसमें किरदार रहा है, ये काबिल तहसीन है आपके ख़्याल में या नहीं? जी, ये बहुत ही अच्छा किरदार पुलिस वालों ने अदा किया है और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी की है। और मैं तो जो हमारे डीएसपी हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गुजरांवाला की आवाम पे रहम किया और सारे मामलात को अंडर कंट्रोल और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स किया। जी, प्रोग्राम के एंड पे एक लतीफ़ा मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि वो पुलिस अहलकार जिन्होंने अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगियां दाव पर लगाकर लुकमान हलाकू को गिरफ़्तार किया, जो 1.5 साल तक दुबई, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया की सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे, और जिन्होंने दिन देखा न रात, और जिनको लुकमान हलाकू ने 10-10 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश भी की, लेकिन उनके पाए इस्तक़लाल में लर्जिश न आई। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें इस कारनामे के बदले सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये दिए। दुनिया में ईमानदारी की कोई भी कीमत नहीं होती और ये पुलिस अहलकार रकम और इनाम से बालातर हैं, लेकिन आप इन सनतकारों का, इन ताजरों का जो है ज़र्फ़ जो है वो मुलाहिज़ा कीजिए कि ये 10 साल तक लुकमान हलाकू को करोड़ों रुपए भत्ता देते रहे, उसकी गालियां सुनते रहे, उससे गोलियां भी खाते रहे। और वो लोग जिन्होंने लुकमान हलाकू से इनकी जान छुड़वाई, उनके लिए सिर्फ इनके पास 50 हज़ार रुपये थे। इतना तो ये ताजर रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते होंगे। लिहाजा सनतकारों को शर्म करनी चाहिए और इन पुलिस अहलकारों के शाना बिशाना चलना चाहिए, ताकि दूसरे पुलिस अहलकारों को भी तरगीब मिले और वो भी फ़र्ज शनासी को अपना ईमान बना लें, वरना इस बार हलाकू की जगह चंगेज़ आएगा। क्राइम बीट में मोहम्मद तौकीर नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। लुकमान भट्ट अर्ज कर रहे हैं। मेरा मैसेज महकमा पुलिस के मोहतरम ईमानदार आला अफसरान, आला सियासी क़यादत, आला अदलिया ते मीडिया के नाम, मैं अज जिस स्टेज ते बैठा ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ इमरान बास ਚੱਦੜ। साड़ी दुश्मनी ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, 75 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਦੀਅਤ ਬਣਦੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀਆਈਏ ਇਮਰਾਨ ਬਾਸ ਚੱਦੜ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਤਦ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਖੰਜੀਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਕੈਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੱਤਾਖੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਟਸਲ ਚਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦੇਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਾਕੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ 40 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 4 ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫੇਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ 40 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਆਲਾ ਅਦਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰਖਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਏ ਧਵਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਮਰ ਬੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਅਮਰ ਬੱਟ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੂਰਬਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕਾਕੇ ਬੱਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਤਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾਖੋਰ, ਡਕੈਤ, ਚੋਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਢਾਏ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਣਾ ਢਾਏ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੋਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਜਾਂ ਮਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵਰਦੀ ਦੇ ਛੁਪੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੀਕਾਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਇੰਜ ਮੰਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵਾਂ। ਲਿਆਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਖੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਟੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੜ ਜਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੈਗਾਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਤਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਦੇ ਖੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਲੁਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣਾ ਅਫਸਰੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। थैंक यू। मेरी तमाम वालदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है।
ताकि वो शरीफ और अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।